हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम गॉस लॉ से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर या फिर कहें स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर या फिर स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि हमें किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक वायर का, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिया हुआ है। और चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लैम्डा क्या होता है, जब हम वन डायमेंशन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लैम्डा का यूज करते हैं। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। गॉसियन सरफेस हमें इस तरह का कंसीडर करना होगा कि या तो उस पूरे सरफेस में मान लीजिए एक सरफेस है, उस पूरे सरफेस में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो ताकि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस है। हमारा एम क्या रहता है, हमारा एम ये है कि या तो ई कांस्टेंट हो जाए और इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, या फिर ई डॉट डी एस जीरो हो जाए। हम यही यही दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चूज करना है। ये मैंने लिखा हुआ, टू डिटरमाइन द फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज वी चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l एंड विथ इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वायर है, थिन वायर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में इसमें नहीं भी दिया हो कि किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसिडर कीजिएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तब चलिए, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। चलिए गॉसियन सरफेस इस पे ड्रॉ करते हैं हम। एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा। क्यों, उसका रीजन हम अभी समझेंगे। ये रहा हमारा सिलिंड्रिकल का ऊपर वाला हिस्सा। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये ठीक है, सिलिंड्रिकल है। आप लोग थोड़े अच्छे से बना लीजिएगा इसे। चलिए अब देखिए क्या है, इसका रेडियस क्या है। गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ऐसा चूज किया कि इसका रेडियस r है। लेंथ क्या है इसका, लेंथ इसका हम लेते हैं l लेंथ है इसका। गॉसियन सरफेस का लेंथ क्या है, l लेंथ है। ठीक है, अब इस सरफेस में हमें कितने, इस सिलेंडर में हमें कितने सरफेस मिल रहे हैं, हमें 3 सरफेस मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक कर्व्ड सरफेस मिल रहा है हमें S1, कर्व्ड सरफेस S1, और 2 फ्लैट सरफेस S2 एंड S3। तो फ्लैट सरफेस कौन से हैं, ये ऊपर वाला S2 इसका नाम दे दिया, ये नीचे वाला S3 इसका नाम दे दिया। ये सारे फ्लैट सरफेस है। और कर्व्ड सरफेस कौन सा, ये वाला S3, S3 इधर, इधर वाला S3। ये है पूरा कर्व्ड सरफेस। मुड़ा हुआ हिस्सा, मुड़ा हुआ सरफेस एक है और 2 फ्लैट सरफेस है। हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंडर डिजाइन किया, सिलेंडर डिजाइन किया गॉसियन। ये अज्यूम किया हम लोगों ने कि एक सरफेस है जो पूरे चार्ज को कवर कर रहा है। किस तरह का सरफेस है,
सिलिंड्रिकल सरफेस है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम गॉस लॉ जानते हैं, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें क्या बताता है, गॉस लॉ हमें बताता है जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, वो क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इन लिख दीजिए बेटर होगा, हाँ क्यू इन, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। अब देखिए इसका दो पार्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड क्या है। गॉसियन सरफेस के अंदर जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड किसका, जो सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया, यानी जो सिलेंडर है उसके अंदर कितना चार्ज है ये तो हमें पता नहीं है, बट हमें क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। लेमडा मतलब क्या, यह हमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, हाँ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, इनक्लोज्ड का स्पेलिंग मैंने चेक किया, ई एन होता है, यहां भी आप क्यू ई एन कर लीजिएगा। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, ये कितना होगा, इन गॉसियन सरफेस ये कितना होगा। हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू, यहाँ लेमडा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम जानते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम लोगों ने क्यू ई एन कहा। हम जानते हैं लेमडा हमें दिया हुआ है, लेमडा का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इस पूरे यहां से यहां तक क्यू ई एन है भी, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, यहां से यहां क्यू एन मान लीजिए होगा तो क्यू ई एन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई एन की वैल्यू होगी लेमडा एल। ये हमारा निकल गया, लेमडा एल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ई डॉट डी एस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसे मैं रेड लाइन से डिनोट करता हूं, क्यों, ये दोनों वेक्टर है, डीएस भी सरफेस एरिया जो हमारा है, एरिया जो है वो वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये भी हमारा वेक्टर है, इन दोनों का डॉट लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। इसमें देखिए ई वेक्टर का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन निकाला था सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट में हम कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इधर रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट में एक कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। एक इस पॉइंट में कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट में क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिएगा, ये हमारा सरफेस S3 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लीजिए फील्ड कितना होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ये डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। अब ds का डायरेक्शन क्या होगा, ब्लू से दिखाते हैं, ds का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे ds का डायरेक्शन क्या होगा, ds वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे ds, देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के
कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की ओर होता है। फ्लैट सरफेस क्या होता है? फ्लैट सरफेस ये हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है अगर वो पूरा सरफेस कवर्ड हो तो क्या होगा? बाहर की ओर होगा। इस पॉइंट पे ds किधर हो गया? ये इधर हो गया। ds2 नाम दे दिया इसे, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। कैप हटा दीजिए, ये वेक्टर साइन हटा के कैप डाल दीजिएगा, ये 3 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे बाहर की ओर, ds कैप 1 होगा। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये थर्ड जो सरफेस है ये किस तरफ है? इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? नीचे की ओर। ds3 जो सरफेस नंबर 1 है, जो कर्व सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर। और जो सरफेस नंबर 2 है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे ओपन करेंगे। हमारे पास क्या है? इंटीग्रल ई डॉट ds। अब हम तीनों सरफेस के लिए इसे ओपन करेंगे, यानी कर्व सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds किसके लिए? 1 के लिए, तो 1 लिख देंगे यहाँ प्लस, अच्छा जब हम सेपरेट चलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds2 सेकेंड सरफेस के लिए प्लस ई डॉट ds3 किसके लिए? थर्ड सरफेस के लिए। चलिए, अब ई डॉट ds को क्या लिखते हैं हम? ई डॉट ds है तो हमारा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, यानी इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई ds1 और क्या होगा? ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, ई वेक्टर और ds1 के बीच में क्या एंगल बन रहा है? यहाँ 0। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। ds1 की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन क्या है? यही है, तो एंगल दोनों के बीच का क्या होगा? 0, यानी cos 0 डिग्री। अब दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ E डॉट ds, a डॉट b जब होता है तो ए बी cos थीटा होता है, इसी तरह E डॉट ds है तो E ds2 cos थीटा, यानी E वेक्टर और ds2 वेक्टर के बीच का एंगल। E वेक्टर और ds2 वेक्टर, देखिए ये है हमारा E वेक्टर, यहाँ रेड लाइन से मैंने डिनोट किया है, ये है हमारा E वेक्टर इस पॉइंट पे, और ds वेक्टर, इन दोनों बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? cos 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब तीसरे वाले के लिए इंटीग्रल ई ds3 cos ई वेक्टर और ds3 वेक्टर के बीच का एंगल। ई वेक्टर हमारा ये है और ds3, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है। देखिए, यही एडवांटेज मिला हमें। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e ds1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 से ये मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा सिर्फ ई डॉट नहीं है, ई ds इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यही एडवांटेज हमें मिला। क्या एडवांटेज मिला? सिलिंड्रिकल सरफेस चूज करने का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करने का। क्यों? इसके बीच का एंगल 0 था और बाकी सबके बीच का एंगल 90 था, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा बच गया।
अब इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे आप ध्यान दीजिए, कहीं भी आप इस पॉइंट पे भी देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ds वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, यानी हमेशा एंगल 0 होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। चलिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या हो गया, ds1 e, इसका मतलब हो गया हम पूरा कर्व्ड सरफेस पे कर्व्ड सरफेस का एरिया ले रहे हैं, यानी e इंटू टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर इंटू एल, एल लेंथ का है और आर रेडियस का है, तो ये हो गया टोटल कर्व्ड सरफेस हो गया 2 पाई आर इंटू एल, ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म का वैल्यू निकाल दिया, क्यू इनक्लोज्ड क्या है, लैम्डा एल है, और इस टर्म का वैल्यू निकाल दिया, तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, बस इसे मान लीजिए इक्वेशन हम 1 कह दिया हम लोगों ने, इसे कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 क्यू इनक्लोज्ड को, और इसे कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, किसको, इंटीग्रल ई डॉट ds को। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग putting 3 and 2 in 1 we get गॉस लॉ क्या था हमारा, इन दोनों इक्वेशन का हमें यूज पड़ा, ये दोनों हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस की क्या वैल्यू आई, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, वो किसके बराबर है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड क्या आया हमारा लैम्डा एल। हम लोगों ने लैम्डा के टर्म्स में ही आंसर क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इसीलिए अगर क्वेश्चन में क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू दी जाती तो हम क्यू इनक्लोज्ड ही लेते। ठीक है, चलिए ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, एल एल कैंसल हो गया, तो इससे क्या हो गया हमारा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज या फिर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये आ गया। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, इससे हमें कुछ कुछ पॉइंट क्लियर होता है। पहला क्या पॉइंट क्लियर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज डेंसिटी पे, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस आर, रेडियल डिस्टेंस आर, इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, अगर ये आर जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये मान लीजिए हमारा प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया। अब अगर किसी ने पूछ दिया कि इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप सीधे क्या बताइएगा कि अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा सीधे सीधी। ठीक है, अब अगर अब आपसे पूछ दिया कि सेम क्वेश्चन, प्लस प्लस है, और अगर यहाँ पे r डिस्टेंस दूर क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, q चार्ज रख दिया, तो अब दोनों के बीच में फोर्स भी पूछ सकता है, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू q इंटू ई, इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इसके वजह से q चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसके वजह से क्या हो गया, फोर्स आ गया। तो इस तरह के छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स कभी कभार आ सकते हैं। चलिए, हाँ, एक और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें यहाँ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो मैंने बताया नहीं। डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका डायरेक्शन इधर होता है,
अगर प्लस रहा, अगर माइनस, इसी तरह अगर माइनस रहा ये, और अगर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा r डिस्टेंस पे, लेकिन उसका डायरेक्शन सिर्फ अलग हो जाएगा, इधर हो जाएगा अगर माइनस चार्ज का वायर रहा तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।